मैं बहुत दुबली थी, इसी वजह से हड्डियों का ढांचा लगती थी। मेरे भाई की शादी हुई तो भाभी रोज मेरी नाक में तेल लगाती और कहती, इससे तुम्हें अच्छी नींद आएगी और सेहत सही रहेगी। तेल लगते ही मैं सो जाती और सुबह उठती तो बदन टूट रहा होता। भाभी बोलती कि नहा कर आओ। मेरी सेहत गिरती जा रही थी मगर पेट फूलता जा रहा था। एक रोज डॉक्टर को दिखाया तो पैरों तले जमीन निकल गई। मैं तो सूरज तेज धूप लिए आंगन को गर्मी पहुंचाने के लिए खड़ा था। मैं नींद में कसमस आई थी और आंखें छोटी करके साइड टेबल पर रखे मोबाइल को उठाकर टाइम देखा था। 10 बज चुके थे। मैंने पट से आंखें खोल दी। सुबह के 10 बज चुके थे और मैं अब तक सो रही थी। ये कैसे हो सकता था? मुझे तो सुबह सवेरे यानी फजर के बाद उठने की आदत थी। अम्मी ने डांट कर मुझे झिंझोड़ा था। क्या हो गया है तुम्हें? तुम कितना सोती हो? पहले तो तुम इतना नहीं सोती थी, अब तुम इतना देर से उठती हो। तुम्हें कुछ एहसास भी है कि अब तुम्हारी भाभी आ गई है? अम्मा हद से ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रही थी। मैंने बिस्तर से छलांग लगाई और जल्दी से वो सब खाने में पहुंच गई, क्योंकि ज्यादा देर बाहर खड़े रहने का मतलब ये था कि अम्मा की मजीद डांट खाना। और मैं इस पोजीशन में नहीं थी कि अम्मा की मजीद डांट सुन सकूं, क्योंकि मुझे अभी भी मजीद नींद आ रही थी और मेरी आंखें बंद हो रही थी। मैं खुद अपनी इस कैफियत को नहीं समझ पा रही थी कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। खैर, जल्दी जल्दी पानी की चपाके मारकर मैंने मुंह धोया और किचन की तरफ चली आई। वहां भाभी पहले से खड़ी नाश्ता बना रही थी। उन्होंने मुझे देखते ही कहा, क्या हुआ, नींद अच्छी आई कि नहीं? मैंने मुस्कुराकर उन्हें देखा। हाँ, बहुत अच्छी आई है, यहां तक कि अभी भी मेरी आंखें बंद हो रही हैं। मेरी बात सुनते ही वो अजीब से अंदाज में मुस्कुराई थी, लेकिन मैंने नजरअंदाज किया था कि मैं शायद नींद में हूं, तो इसीलिए मुझे सही से दिखाई नहीं दिया। लेकिन एक बात मैंने नोट की थी कि मेरी सेहत दिन ब दिन गिरती जा रही थी और पेट फूलता जा रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसकी क्या वजह है। अभी तो हम शादी से फारिग हुए थे और शादी को अभी महज 1 महीने भी नहीं हुआ था, लेकिन मुझे याद पड़ता है कि ये भाई की शादी के बाद से होने लगा था। मैं अच्छी खासी सेहत की मालिक थी, लेकिन दिन ब दिन सेहत गिरती जा रही थी तो अम्मा भी परेशान हो गई थी। लेकिन मैं उन्हें मुतमईन कर देती कि मैं डाइटिंग कर रही, तो शायद इस वजह से ये सब हो रहा है। लेकिन दूर कहीं अंदर ही अंदर मुझे भी खौफ लाहक था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। एक बात थी कि भाभी रोज मुझे नाक में तेल लगा देती थी, जिसकी वजह से मुझे नींद आ जाती थी। लेकिन दूसरी जिस्मानी तब्दीलियों की वजह मुझे समझ नहीं आ रही थी। चुनांचे मैंने डॉक्टर के पास जाने का फैसला किया था। मुझे जिस्मानी तब्दीलियों के साथ साथ जिस्म में अजीब सा कुछ टूटने का एहसास होता था, जैसे दिन ब दिन ज्यादा जिस्मानी हरकत के बाद टूट फूट का शिकार हो रहा हो। मैंने कहा, मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी तो मैं उनसे सारी डिटेल बयान करूंगी और वजह समझ में आ जाएगी। चुनांचे मैंने जल्दी से सारे काम निपटा दिए और अम्मी से सहेली की तरफ जाने का कहकर मैं डॉक्टर के पास आ गई थी। मैंने वहां अपना मसला बयान किया तो डॉक्टर ने टेस्ट लिखकर लिस्ट मुझे थमा दी थी। मैंने टेस्ट करवा लिए थे, अब रिपोर्ट का इंतजार था। रिपोर्ट आने में 2 दिन बाकी थे। 2 दिन मेरी तबीयत मजीद खराब रही थी और बार बार दिल खराब हो रहा था। सुस्ती ही सुस्ती, बेचैनी, नींद, आज हर तरफ से मुझे अजीब सा एहसास हो रहा था। आज के दिन तो रिपोर्ट आ चुकी होंगी, ये सोचकर मैं डॉक्टर के पास चली आई और डॉक्टर ने मुझे जो कुछ कहा था उसे सुनकर मेरा दिल चाहा था कि जमीन फटे और मैं इसमें समा जाऊं। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे साथ ऐसा भी कुछ हो सकता है। मौसम काफी खुशगवार था। मैं अपनी बालकनी में बैठी अपने चाय को सुकून से सिप सिप करके पी रही थी। मुझे बहुत अच्छा लगता था इस तरह से आसमान और उस पर उड़ते परिंदों को देखकर घूंड घूंड करके चाय को पीना। अक्सर शाम को मैं यूं ही छत पर चली आती और इसी तरह घूंड घूंड करते चाय को पीकर अल्लाह की नेमतों कुदरत पर गौर करती। और ये वक्त मेरा सबसे पसंदीदा तरीन वक्त था। फिर मुझे अम्मी आवाज लगाती, सनादिया तुम जल्दी से नीचे आ जाओ, मगरिब का वक्त होने वाला है। तुम अभी तक छत पर बैठी हुई हो, हरे मरन जोग कोई जिन चुरा लेना चिपक जाए तुम्हें। और मैं हंस देती और फिर वाकई अम्मी की बात से डरकर मगरिब से पहले ही नीचे आ जाती। मेरा नाम सनातिया फिरदौस है। मैं अपने वालिदैन की इकलौती बेटी हूँ। मेरे 3 भाई हैं और एक भाई बैरून मुल्क अपनी बीवी बच्चों के साथ रिहाइश पजीर है। दूसरे भाई किसी और शहर में अपने बीवी बच्चों के साथ अलग रहते हैं और तीसरे भाई की शादी होने वाली थी। मैं इन तीनों भाइयों की एक ही बहन हूँ। मेरा नाम तो सनातिया है, लेकिन सब मुझे प्यार से दिया ही बुलाते हैं। मेरे सबसे बड़े भाई का नाम अहमद है, दूसरे भाई का नाम जमाल और तीसरे भाई का नाम, जिनकी अभी शादी होना बाकी थी, फराज है। बकौल अम्मी के मैं बहुत मन्नतों मुरादों से पैदा हुई हूँ।
क्योंकि अम्मी को जब 3 बेटे हो गए तो उनकी शदीद ख्वाहिश थी कि उनकी एक नन्ही सी परी जन्म ले, और अब्बू की भी ये ख्वाहिश शिद्दत पकड़ रही थी। चनाचा उन्होंने अल्लाह पाक से गिड़गिड़ा कर मुझे मांगा था और अल्लाह पाक ने उनकी दुआ को कबूल कर लिया था और मैं इस दुनिया में आ गई थी। मैं अपने छोटे भाई से तकरीबन 4 साल छोटी थी। उसकी उम्र इस वक्त 24 साल की थी, जबकि मैं इस वक्त 20 साल की थी। मैं न सिर्फ अपने वालिदैन बल्कि अपने भाइयों की भी बहुत ज्यादा लाडली थी, क्योंकि उनके पास अल्लाह ताला ने एक ही रहमत भेजी थी। चनाचा मुझे वाकई रहमत समझते थे, मुझसे इंतहा का प्यार निभाते थे। मुझे भी उनसे मोहब्बत थी। जब इंसान को इतनी इज्जत और मोहब्बत मिले तो वो भी बदले में इज्जत और मोहब्बत ही लौटाया करता है। यानी इंसान को जो दिया जाता है वही वो दूसरे इंसान को लौटाता है। अगर हम किसी को नफरत देंगे तो वो हमें भी नफरत ही लौटाएगा। अगर हम किसी को मोहब्बत देंगे तो हमें मोहब्बत ही लौटाएगा। और अगर हम किसी पर एहसान करेंगे तो वो भी हम पर एहसान की सूरत ही लौटाएगा। बस इंसान की फितरत है ये कि जो चीज उसे दी जाती है वो बदले में हमें वही लौटाता है। लेकिन कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं जिनको इज्जत या मोहब्बत दी जाए वो हमेशा बस नफरत ही लौटाते हैं। मेरे दोनों बड़े भाई तो शादीशुदा थे। चनाचा की बीवियां भी बहुत अच्छी थी। हाँ, मुझे कभी उन्होंने नन नहीं समझा था, बल्कि हमेशा बच्चों की तरह ही ट्रीट किया था, क्योंकि मैं अपनी भाइयों की एक औलाद की मानंद ही थी। अम्मी अब्बू के बाद मैं उन्हें अपने माँ बाप का दर्जा देती थी। बैरून मुल्क रिहाइश पसीर भाई तो अक्सर मुझसे फोन पर पूछा करते थे कि क्या चाहिए तुम्हें, बताओ ताकि मैं भेज दूं। जबकि मैं उन्हें कहती कि आप मुझे अपने पास सैर के लिए बुलाएंगे तो मैं आऊंगी, मुझे चीजों से कोई गर्ज नहीं। हम दोनों मेरी इस बात पर हंस पड़ते थे। वो कहते कि अगर बुलाना इतना आसान होता तो मैं तुम्हें वालिदैन समेत बुला लेता, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है। और फिर मैं उन्हें दिलासा देती कि इंशाअल्लाह हम भी जल्द ही उनके पास रहने आ जाएंगे। और दूसरे भाई जो यहाँ रहते थे वो भी मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे, और भाभी भी बहुत अच्छी थी। लेकिन घर का माहौल खराब न हो, चनाचा अम्मी ने उन्हें भी अलग घर लेकर दे दिया था ताकि उन्हें भी अपना घर चलाने की जिम्मेदारी का एहसास हो। और वैसे भी अब तीसरे भाई की शादी होने वाली थी और अम्मी कभी भी 2 बहुओं को एक ही घर में रखने की कायला थी। चनाचा अम्मी ने तीसरे भाई के मंगेतर जो उन्हीं की कुलीग थी उनके मिजाज को देखते हुए दूसरे भाई को अलग कर दिया था। वैसे भी अम्मी चाहती थी कि वो किसी एक के पास भी अपनी जिंदगी बसर करने के, और अबू भी हयाती थे। चनाचा अम्मी को कोई ऐसी जरूरत नहीं थी कि वो किसी मजबूरी के तहत भाइयों के साथ रहे। अब तीसरे भाई की शादी की बात होने लगी थी। तीसरे भाई ने शादी के मामले में अम्मी अब्बू की नहीं सुनी थी। उन्होंने अपनी पसंद से अपनी कुलीग से शादी करने की ख्वाहिश जाहिर की थी। पहले 2 भाइयों ने अम्मी अब्बू की पसंद को मद्देनजर रखा था और उन्हीं की ख्वाहिश का एहतराम किया था, जबकि तीसरे भाई ने अपनी पसंद जाहिर की थी। शुरू में अम्मी अब्बू दोनों नाराज हुए थे, लेकिन मैंने उन्हें समझाया था कि अम्मी कि अगर वो अपनी पसंद से जीवन साथी मुंतखब करना चाहते हैं तो आपको या हमें कोई हक नहीं है कि हम उनके बीच में आ सके। चनाचा मेरे थोड़े से समझाने के बाद अम्मी अब्बू राजी हो गए थे, लेकिन अम्मी अभी भी दिल से राजी न थी, क्योंकि उन्होंने भाई की कुलीग को देख रखा था। उन्हें शक्ल सूरत से तो कोई मसला नहीं था, लेकिन उनके मिजाज से अम्मी को जरूर मसला था। दूसरी दोनों भाभियों के मुकाबले में वो तेज मिजाज की थी, लेकिन मैंने सोच लिया था कि जब वो शादी करके आएंगी तो मैं उन्हें दोस्त बना के रखूंगी। इस तरह उन्हें भी इस घर में अजनबियत का एहसास नहीं होगा और हमें भी अलग थलग महसूस नहीं होगा। अगर माली हैसियत से देखा जाए तो अम्मी अब्बू ने अपनी हयाती में ही मेरे नाम सारी प्रॉपर्टी कर दी थी। मेरा हिस्सा उन्होंने मेरी जिंदगी में ही मेरे नाम कर दिया था, जो तीनों भाइयों से ज्यादा था। शरीयत के लिहाज से तो ये सही नहीं था, लेकिन बाकी तमाम दौलत जो अब्बू ने मेरे नाम की हुई थी वो ताफतन मुझे दी थी, लिहाजा कोई भी इनकार नहीं कर सकता था। इसके अलावा अब्बू की और भी प्रॉपर्टियां थी जो वो भाइयों के नाम कर चुके थे। लिहाजा विरासत का मसला यहाँ हल हो गया था। अब्बू ने वो घर भी अम्मी के नाम कर दिया था जहाँ हम इस वक्त रह रहे थे, और भाइयों के नाम पर मुंतकिल की गई प्रॉपर्टियां उनके अपने अपने अकाउंट में मौजूद थी। ये बात सारे खानदान को पता थी, लेकिन बकौल अब्बू के किसी को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए थी। अब खानदान में ज्यादातर लोग मुझसे शादी सिर्फ मेरे नाम पर मुंतकिल होने वाली दौलत की वजह से करना चाहते थे, और इस बात से मैं भी वाकिफ थी। चनाचा अब्बू ने यह ऐलान कर दिया था कि उन्होंने मेरे नाम पर की जाने वाली सारी प्रॉपर्टी वापस ले ली है और अब मुझे शरीयत के मुताबिक हिस्सा दिया जाएगा। लेकिन मैं जानती थी कि अब्बू ने महज ऐलान किया है ताकि कोई भी मुझसे लालच के एवज शादी न करे और मुझे दुख न हो। लेकिन हकीकत तो ये थी कि अब उन्होंने अपनी जिंदगी में
सब कुछ मेरे नाम कर दिया था और मुझे तो बस उन लोगों का प्यार ही चाहिए था। मैं इतनी सारी दौलत का क्या करती, लेकिन वो कहते हैं ना, इंसान के पास कोई नेमत हो तो उसे छुपा कर रखना चाहिए, वरना वो नेमत ही उसे ले डूबती है। यानी उस नेमत से किया जाने वाला हसद इंसान को खा जाता है, यहाँ तक कि वो मौत के दहाने पर भी पहुंच सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है ना कि नजर बद ऊंट को हांडी में पहुंचा सकता है। यानी नजर इतनी बुरी चीज है कि वो एक जीते जागते इंसान को मौत के घाट उतार सकती है। मैं पूरे दिलजान से भाई की शादी की तैयारियों में मसरूफ थी। हमने भाभी के लिए बहुत ज्यादा ऊंची और भारी बड़ी बनाई थी, क्योंकि हमने अपनी हैसियत के मुताबिक बनाई थी और हमारी इतनी हैसियत थी कि हम उन्हें एक अच्छी बड़ी दे सके। जब दुल्हन के घर वो सामान पहुंचाया गया तो उनके घर वालों की आंखें खुली की खुली रह गई थी, क्योंकि उनका ताल्लुक एक मुतवस्सित तबके से था। जबकि हम बहुत ज्यादा ऊंचे घराने से तो नहीं, लेकिन उनसे कई ज्यादा अच्छी हालत में थे। और हमें इस बात का हुरू नहीं था, क्योंकि ये दौलत अल्लाह ने हमें अता की थी और हम इसे अल्लाह की ही मखलूक पर खर्च करना पसंद करते थे। चनाचे जब बरियों के घर पहुंचाई गई तो वहां मौजूद उनके हर रिश्तेदार के मुंह बंद हो गए, जबकि हमारा कोई मकसद ऐसा नहीं था। भाभी तो हवाओं में उड़ रही थी और मुझे उनकी खुशी देखकर खुशी हो रही थी कि अगर किसी को हमारी वजह से खुशी हो तो ये कितनी एजाज की बात है। हम अमीर घराने से ताल्लुक रखने के बावजूद भी नर्म दिल के थे। अम्मी का दिल भी अब बहू की तरफ से नर्म हो रहा था, लेकिन उनके घर वालों की लालच अम्मी को कुछ भा नहीं रही थी। आफियत के साथ उनकी शादी हो गई थी और वो भाभी बनकर हमारे घर आ गई थी। मेरी दोनों बड़ी भाभियां चूंकि हमारे अपने ही खानदान से थी और हमारी कजन सी लगती थी, तो उन्होंने भी हमारे छोटे भाई को भरपूर प्रोटोकॉल दिया था, ताकि उन्हें ये न लगे कि वो इस खानदान से नहीं है तो उन्हें पूछा तक नहीं जा रहा। बल्कि छोटे भाई को भी बहुत ही ज्यादा खुशी हुई थी कि उसकी कलीग को भी तमाम घरवालों ने कबूल कर लिया है उसकी बीवी के रूप में। वलीमे वाले दिन जब सब खाना खा रहे थे तब भाभी के भाई से मेरा टकराव हो गया था। वो शक्ल सूरत से मामूली सा और वाजिबी शक्ल का था, लेकिन मैं इन चीजों को अहमियत नहीं देती थी। मुझे उससे टकराने के बाद अजीब सा एहसास हुआ था। मुझे अपने बदन में एक अजीब सी लहर दौड़ते हुए महसूस हुई थी और मुझे चक्कर आने लगे थे। मुझे नहीं पता चला था कि मेरे साथ क्या हुआ है। मैं समझी कि शायद शादी में इतनी ज्यादा भागदौड़ की है और इतनी ज्यादा तैयारियां की है, तो अब उसकी थकन मुझे वलीमे वाले दिन से ही लगना शुरू हो गई है। फिर मैंने इस बात को नजरअंदाज किया था। यहाँ ये बात बताती चलूं कि वो मेरा ही हम उम्र था। उसके बाद खाना लगाया गया था और खाना खाने के बाद मुझे अपनी तबीयत में अजीब सी तब्दीली महसूस होना शुरू हो गई थी। लेकिन ये बात मैंने किसी को नहीं बताई थी, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं किसी को बताऊंगी तो सब परेशान हो जाएंगे, क्योंकि घर में सभी मुझसे इतना ज्यादा प्यार करते थे कि मेरी जरा सी तकलीफ पर वो लोग बेचैन हो जाया करते थे। शादी को 3 दिन हो गए थे और मैंने अम्मी से कहा था कि अम्मी, मुझे रात को नींद नहीं आती है, जबकि मैं नींद की बहुत ज्यादा रसिया थी। मुझे नींद बहुत ज्यादा आती थी, लेकिन मैं वक्त पर सोती थी तो सुबह सवेरे उठ जाती थी। नींद ज्यादा आने का मतलब ये था कि जब मेरा सोने का वक्त हो जाता था तब मैं आसपास कुछ भी नहीं देखती थी। हाँ, जहां जगह मिले वहीं सो जाती थी। मेरे इस बात से सब घर वाले वाकिफ थे। एक बार भाभी ने मुझे अपने कमरे में बुलाया था और कहा था कि आज तुम्हारे भाई ऑफिस से लेट हो जाएंगे, लिहाजा मुझे अकेले कमरे में डर लग रहा है, तो मेरे साथ बैठकर बातें करो ताकि मेरा वक्त गुजर जाए। मुझे क्या चाहिए था, मैं भी अपनी भाभी को अपनी दोस्ती बनाना चाहती थी। चनाचे मैं उनके पास बैठ गई और उन्हें अपने बचपन की बातें बताने लगी। बातों बातों में मेरे मुंह से निकल गया था कि अब्बू तो मुझसे इतना प्यार करते हैं कि उन्होंने अपना सब कुछ मेरे नाम कर दिया है, और मैंने ये नहीं देखा था कि मेरी इस बात पर वो भरपूर अंदाज में चौंक गई थी। मैं तो अपनी धुन में अपनी बातें बताती जा रही थी। मैं चूंकि साफ दिल थी, इसीलिए मैंने सोचा था कि अब तो ये हमारे घर की ही एक रुकन बन चुकी है, तो इनसे क्या छुपाना। जबकि मेरी दूसरी भाभियों को पता था, तो मैंने इन्हें भी बता दिया था कि अब ये भी मेरी भाभी का दर्जा हासिल कर चुकी है। अपनी बातों के दरमियान ही मैंने उन्हें बताया कि मुझे रातों को नींद नहीं आती। न जाने शादी के बाद से क्या हो गया है, थकन ज्यादा हो गई है, यह सिस्टम आउट हो गया है। मैंने हंसकर उन्हें बताया था, तो उन्होंने मुझे फौरन से कहा था, मेरे पास एक तेल है जिसे नाफ में लगाने से बहुत अच्छी नींद आती है। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें लगा देती हूँ ताकि तुम्हें नींद आ जाए। अंधा क्या चाहे तो आंखें। मैंने फौरन से इस बात में सरे लाया और उन्होंने अपनी अलमारी से तेल निकाला और मेरी नाफ में लगा दिया। उसके थोड़ी देर बाद मुझे नींद आ गई थी और मैं उनके कमरे में ही सो गई थी। आंख खुली तो मुझे पता चला कि मैं अपने कमरे में हूं, और जब जहन पर जोर दिया तो पता चला कि मैं तो उनके कमरे में सो गई थी।
मुझे नींद से उठाकर अम्मी ने यहाँ लाकर सुला दिया था। मैं हैरान हो गई थी कि इस दिल में ऐसा क्या जादू था कि मुझे इतनी नींद आ गई थी, जबकि मुझे पिछले 4-5 दिनों से बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। अब मुझे क्या चाहिए था? जब मुझे नींद नहीं आती मैं भाभी के पास पहुंच जाती और उन्हें कहती कि मुझे तेल लगा दे। वो मुझे तेल लगा देती और मुझे अच्छे तरीके से नींद आ जाती। इतनी भरपूर नींद आती कि मैं जो सुबह सवेरे उठने की आदी थी अब 10 बजे से पहले न उठती थी। लेकिन मैंने एक बात नोट की थी कि मैं जैसे ही ये तेल लगाती थी तो अगले ही दिन जब उठती थी तो मेरे जिस्म में बहुत ज्यादा दर्द रहता था। इतना ज्यादा दर्द रहता था कि मुझे लगता था कि मेरे जिस्म का जोड़ जोड़ खुल रहा है और मेरे जिस्म का जोड़ जोड़ दुख रहा है। मुझे अपना पूरा बदन टूटा हुआ महसूस होता था, बिल्कुल ऐसे ही जैसे किसी नशे को नशा ना मिले तो उसका बदन टूटने लगता है। मैं अपनी इस कैफियत को समझ नहीं पा रही थी। दूसरी तरफ अम्मी मुझसे इस बात पर नाराज हो रही थी कि मैं भाभी के आते ही इतना ज्यादा सोने लग गई थी। भाभी क्या सोचेंगी कि मेरी घर में किस तरह से तरबियत की जा रही है। अम्मी के अपने ही दुख रहे थे। मैं अम्मी को कहती, अम्मी जब आपकी बेटी को नींद नहीं आती थी तब तो आप इतनी फिक्रमंद नहीं थी। अब जब आपकी बेटी को नींद आती है तो आप फिक्र करती हैं। मेरी इस बात पर अम्मी हंस पड़ी थी और मुझे प्यार से समझाया था, बेटा मेरी बात का गलत मतलब मत लिया करो, लेकिन तुम्हारा इतना ज्यादा सोना मुझे ठीक नहीं लगता। मैंने उन्हें मुतमईन कर दिया था कि मैं आइंदा इस बात का ख्याल रखूंगी। फिर मैंने भाभी से नाक में तेल लगवाना ही छोड़ दिया था। लेकिन क्या करती कि मुझे उसके बाद बहुत कम नींद आती थी और फिर सारा दिन मेरा सर चकराता रहता था। मैं दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। जो कोई भी मुझसे मिलता वो यही कहता, सनातिया तुम इतनी ज्यादा कमजोर तो नहीं थी, तुम इतनी ज्यादा कमजोर क्यों होती जा रही हो? तुम तो हड्डियों का ढांचा बनती जा रही हो। तुम्हारे जिस्म पर अब सिर्फ हड्डियां ही नजर आ रही हैं, जबकि ये उम्र तो तुम्हारी शादी की है। तुम्हें अपने जिस्म पर ध्यान देने की जरूरत है। मैं उनकी बात मजाक में उड़ा देती, लेकिन सच कहूं तो मुझे खुद भी अपनी हालत देखकर यकीन नहीं आ रहा था कि ये मैं ही और अच्छे खासे सरूर जिस्म की मालिक थी। अम्मी ने मुझसे कहा था कि वो मुझे लेकर डॉक्टर के पास जाएंगे, लेकिन भाभी ने कहा था कि वो मुझे एक ऐसी दवा देंगी जिसे खाने से जिस्म पर गोश्त भर जाएगा और मेरा दुबलापन खत्म हो जाएगा। उन्होंने मुझे साथ एक दवाई भी लाकर दी थी, लेकिन मैंने वो दवाई जानबूझकर नहीं खाई थी। पता नहीं मेरे अंदर से आवाज आई थी, शायद कुछ था जो मुझे ये दवा खाने से मना कर रहा था। एक दिन मैं सहेली के घर जाने का बहाना बनाकर डॉक्टर के पास दिखाने के लिए आ गई थी, क्योंकि अब तो मेरे लिए तशवीश की बात थी। मेरा जिस्म तो कमजोर होता जा रहा था और मेरा पेट बहुत ज्यादा फूलता जा रहा था, और ये बात सभी ने महसूस की थी। मेरी दोनों बड़ी भाभियों ने मुझे ये बात कही थी, तो मैंने कहा था कि शायद ज्यादा खाना खाने की वजह से ये आज फूल गया है, जबकि हकीकत तो ये थी कि मैं खुद भी बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी कि मेरे साथ हो क्या रहा है। मैं अब भी कभी कभी नाक में तेल डलवा लेती थी ताकि मुझे नींद आ जाए, लेकिन मेरा डूबना पकड़ा जिस्म और पेट का यूं फूलना मुझे खुद भी अजीब लग रहा था। लिहाजा मैं डॉक्टर के पास चली आई थी। डॉक्टर ने बहुत से टेस्ट लिख कर दिए थे और मैंने वो टेस्ट करवा भी दिए थे। ये सब मैंने खुद अकेले किया था, क्योंकि अम्मी दूसरे नंबर वाली भाभी के पास ठहरी हुई थी। उनको 2 बेटियों के बाद एक बेटा हुआ था। अम्मी पोते की मोहब्बत में उनके पास ही रुक गई थी। अब घर में मैं और मेरी भाभी रह गए थे। चना से मैंने भाभी से कहना मुनासिब न समझा था और खुद ही दवाई ले ली थी। अगले दिन मुझे डॉक्टर ने रिपोर्ट दिखाने का कहा था। मैं रिपोर्ट्स लेकर डॉक्टर के पास गई थी और जो कुछ डॉक्टर ने बयान किया था उसे सुनकर मेरा दिल चाहा था कि जमीन फटे और मैं इसमें समा जाऊं और आसमान खुदे और मैं कहीं फिजा में गायब हो जाऊं। डॉक्टर ने मुझे कहा था कि मैं उम्मीद से हूं, हालांकि ये नामुमकिन बात थी। ये कैसे हो सकता था? मुझे तो आज तक किसी ने हाथ तक नहीं लगाया था, तो फिर ये क्या बात हो सकती थी? मैंने डॉक्टर को बताया था कि ना ही मैं शादीशुदा हूं और ना ही मैंने आज तक किसी से कोई हराम रिश्ता रखा था, तो फिर ये कैसे हो सकता था? मेरी बात सुनकर डॉक्टर ने कहा था कि शायद किसी ने मेरे साथ नींद में कुछ गलत करने की कोशिश की हो और जिसका नतीजा मेरे सामने था। मैं चुपचाप खड़ा गई थी और मौका मिलते ही ये बात अम्मी को बताई थी। मेरे दिल में चोर नहीं था, मेरा किरदार साफ था, मेरा दामन पाक था, तो मैं क्यों अम्मी से ये बात छुपाती? अम्मी मेरी बात सुनकर ज़ारो ख़तार रो पड़ी थी और उन्होंने कमरा बंद कर लिया था। मैंने उन्हें बता दिया था कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो क्यों गलत समझ रही है, लेकिन मेरा फूला पेट तो कोई और ही कहानी सुना रहा था। मैं उनके सामने कुरान पाक पर हाथ रखने के लिए भी राजी थी, लेकिन अम्मी बिल्कुल खामोश हो गई थी। मेरी हालत ऐसी हो रही थी जैसे काटो तो बदन में लहू नहीं। अम्मी ने तमाम भाइयों और अब्बू के सामने डॉक्टर की बात दोहराई थी
और तब मेरी जिंदगी के सबसे बुरे दिन शुरू हो गए थे। छोटा भाई तो मुझे जान से मार देने के तरफ हो गया था। अम्मी भी बिल्कुल अजनबियों की तरह बर्ताव कर रही थी। अब्बू को तो चुप लग गई थी और दोनों बड़े भाई अब भी बेयकीनी की कैफियत में थे और मैं उन सब की मोहब्बत को पल पल नफरत में बदलता हुआ देख रही थी। मैंने उन्हें सफाइयां दी थी, यकीन दिलाया था कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, जबकि रिपोर्ट कुछ और ही बता रही थी। आज मैं सबका एतमाद खुद पर से टूटता हुआ देख रही थी और मैं पल पल मर रही थी। सबसे बड़े भाई ने, जो हाल ही में पाकिस्तान आए थे, कहा था कि क्या पता डॉक्टर से गलती हो गई हो, किसी और की रिपोर्ट मेरे नाम पर लिखती हो। दूसरे भाई खामोशी से चले गए थे और तीसरे भाई तो मेरी शक्ल देखने के भी रवादार नहीं थे। तीसरी भाभी ने अब्बू को मशवरा दिया था कि मेरी शादी उनके भाई से करवा दे तो मामला यही दब जाएगा। मेरा भाई इस बच्चे को अपना नाम भी दे देगा। अब मेरा माथा ठनका था। वलीमे वाले दिन उनके भाई का मुझसे टकराना, उसके बाद से मेरी तबीयत खराब रहना और फिर भाभी का नाफ में बार बार तेल लगाना, उसके बाद से ही मेरा पेट फूलता जा रहा था और मैं इतनी बेवकूफ थी कि बार बार नशे की तरह उस तेल को अपनी नाफ में लगवाती थी। मैं खामोशी से भाभी के कमरे में आई थी और तेल ढूंढकर अपने कमरे में छुपा लिया था। मैं बेइंतहा दर्द की कैफियत में थी। मेरे अपने ही मुझसे बेएतबार हो गए थे। मेरा जीने का क्या फायदा था? मुझे सबसे ज्यादा मोहब्बत तो अम्मी से थी। उन्होंने ही नजरें फेर ली थी। अब्बू ने भी भाभी की बात मान ली थी। हर अपनी पगड़ी भाभी के कदमों में रखती थी। उधर भाभी के घर वाले निकाह तक के लिए राजी हो गए थे। मैं बिल्कुल खामोश हो गई थी, बहुत ज्यादा खामोश। न मैंने हाँ की थी और न मैंने ना। मैंने एक बात जरूर की थी, मैंने उस तेल को लेबोरेटरी टेस्ट करने के लिए भेज दिया था। ऐन निकाह के वक्त टेस्ट की रिपोर्ट आ गई थी। मैं सुगवा तुरंग की तरह तैयार बैठी थी। काजी साहब आ गए थे और मुझसे मेरी मर्जी पूछ रहे थे। मैंने भाभी के तमाम रिश्तेदारों के सामने नफी में सर हिला दिया था और कहा था कि मुझे ये निकाह कबूल नहीं है। इसके साथ ही मैंने रिपोर्ट उनके मुंह पर दे मारी थी और सब सच उनको बता दिया था कि किस तरह भाभी मेरी नाक में तेल लगाती थी और उसके बाद से मेरी तबीयत खराब हुई थी। मेरा पेट फूलने लगा था। रिपोर्ट के मुताबिक उस तेल में ऐसा कोई केमिकल मिला हुआ था जो प्रेगनेंसी टेस्ट करने पर रिजल्ट पर प्रेगनेंसी बताता था। यानी बज़ाहिर तो कोई प्रेगनेंसी ना होती, लेकिन टेस्ट पर प्रेगनेंसी जाहिर हो रही थी। ये सब उनका खेल था जो उन्होंने बहुत ही ज्यादा शातिराना अंदाज में खेला था। कोई डॉक्टर भी ये समझ नहीं पाया था, लेकिन मैंने अपने बड़े भाई की मदद से ये टेस्ट करवाया था तो मालूम हुआ था कि इस तेल में खास केमिकल की मिकदार शामिल होने की वजह से मेरा पेट फूलने लगा था और प्रेगनेंसी यानी मैं उम्मीद से लगने लगी थी। लेकिन ये सब झूठ था और झूठी दुनिया में सब कुछ मुमकिन है। चनाचे ये भी मुमकिन हो गया था। मेरा दिल तो मर गया था, लेकिन मैं आखिरी सफाई के तौर पर सबके सामने ये पेश करना चाहती थी। उन सब की मौजूदगी में मैंने भाभी और उसके घर वालों की असलियत सबके सामने खोल दी थी और मैंने अपनी दूसरी रिपोर्ट भी उन्हें दिखाई थी, जहां मुझे एक खतरनाक बीमारी लग चुकी थी इस तेल के नाफ में लगाने से, और इसका इलाज सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही मुमकिन था, जहां मेरे बड़े भाई रिहाइश पजीर थे। मैंने महफिल में सबके सामने अपनी सफाई पेश करती थी और सुखरू हो गई थी। छोटे भाई ने सब कुछ सुनकर उसी वक्त भाभी को 3 तलाकें देकर फारिग कर दिया था, लेकिन मैं अब किसी के साथ भी नहीं रह सकती थी। मैं अपने इलाज के लिए बड़े भाई के साथ ऑस्ट्रेलिया जा रही थी। मैंने अम्मी अब्बू सबको माफ कर दिया था, लेकिन मैं अब उनमें से किसी के पास भी नहीं रहना चाहती थी। जिस शख्स के साथ आपने जिंदगी के 20 साल गुजारे हों और बस एक पल में ही वो आपको यूं पराया करते, तो उनके साथ बाकी जिंदगी गुजारना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। मैंने वहां ऑस्ट्रेलिया में जॉब के लिए अप्लाई कर दिया था। वहीं रिहाइश पजीर होकर वहीं जॉब करके अकेले रहना चाहती थी। मैं किसी के साथ नहीं रहना चाहती थी, न ही मैं वहां बड़े भाई पर बोझ बनना चाहती थी। मैंने सबको अलविदा कह दिया था और पीछे मुड़कर नहीं देखा था। मैंने अपने दिल में एक गहरा गड़ा खोद लिया था, जहां सबकी मोहब्बतों को मैंने दफना दिया था और वहां कब्र का कुतबा भी लगा दिया था। जाते जाते मैंने अब्बू को उनकी तमाम प्रॉपर्टी भी वापस करती थी कि जब एतमाद ही ना हो तो इन सब चीजों का कोई फायदा नहीं। आज मेरी फ्लाइट थी और मैं पैकिंग करके बगैर पीछे मुड़े घर से निकल गई थी। एयरपोर्ट पर मेरे बड़े भाई मौजूद थे, जो मुझे वहां से ऑस्ट्रेलिया ले गए थे और वहां मेरी बीमारी का इलाज शुरू हो गया था। बड़े भाई को घर वाले फोन करते थे और मेरे बारे में पूछते थे, मुझसे बात भी करना चाहते थे, लेकिन मैंने खुद को ये यकीन दिलाया था कि मैं अकेली हूं और मेरा कोई नहीं। जब एतबार ही तोड़ दिया जाए, एतमाद ही छीन लिया जाए, तो फिर किसी के होने ना होने से क्या फर्क पड़ता था। सना दिया अब अकेली अपनी जिंदगी गुजार रही थी और खुश और मुतमईन थी।
कम अज कम उसे किसी अपने से मिलने वाले दर्द का कोई खौफ न था।